हाँ जी। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, आई थिंक सब कुछ ठीक होगा। आपके सामने ये सेशन मिलेगा, आपको आपको अच्छे से परफॉर्म करना है और नोट्स आप तक पहुंच चुके होंगे, ठीक है। उन्हीं को मैंने यहाँ पर पे दिया भी है पीडीएफ फॉर्म में, और जो जो मुझे बीच में लिखना है वो मैं साथ साथ लिखूंगी। आप भी अपनी नोटबुक वगैरह साथ लेके बैठे, एनसीईआरटी साथ लेकर के बैठे। हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। देखो सिंपल सी बात है, इंटरेस्टिंग मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि समझ में आ गया। हर बार का सेम सिनेरियो मैं आपको बोल, आपको भी समझ में आ जाएगा, आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगा, राइट। सिंपल सा लॉजिक है। तो समझना है, आपको अच्छे से समझना है। और क्योंकि मैंने कहा ये चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा बेस्ड है केमिकल रिएक्शंस। अभी आप देखोगे भर भर के केमिकल रिएक्शंस आएंगी, और रिएक्शन कभी भी पढ़ने से नहीं आती है, ठीक है। आपको लिखना ही पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, आपको लिखना पड़ेगा। आप रिएक्शन को जब तक लिखोगे नहीं, आपको मेमोराइज नहीं होंगी चीज़ें कि कौन किस में रिड्यूस हो रहा है, कौन किस में ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इसमें आएंगी, तो साथ साथ समझते हुए चलेंगे। अगेन आई एम सेइंग आई एम गिविंग माई बेस्ट। आपका भी पूरा पूरा बेस्ट ही मेरे तरफ आना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सॉल्यूशन के बाद दूसरा चैप्टर आपका फिजिकल केमिस्ट्री का, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है आपका, पहले तो इस नाम को थोड़ा सा समझते हैं। इस नाम में आपको दिखाई दे रहा होगा, अगर इसको मैं बाइफरकेट करूं तो दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। एक है वर्ड इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड क्या है, केमिस्ट्री, ठीक है। एक वर्ड है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है केमिस्ट्री। क्या मतलब निकलता है? इलेक्ट्रो वर्ड मतलब कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स की तरफ लेकर के जा रहा है। और 10th क्लास में हम इतना तो पढ़ के बैठे हैं अपनी फिजिक्स में कि जहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात होगी वहाँ पर एक चीज़ जरूर बनेगी, एंड दैट इज योर करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। बनेगी कि नहीं बनेगी? कहीं ना कहीं आप इस चैप्टर में लिंक करो कि इलेक्ट्रिसिटी पे काम करेंगे हम लोग। और केमिस्ट्री जो वर्ड है वो किसके लिए है? वो केमिकल्स के लिए है। भाई केमिस्ट्री में किसकी स्टडी चलती है? ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स की स्टडी चलती है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स को कहीं ना कहीं कंबाइन करने वाले हैं, ठीक है। ये इस चैप्टर का आप कह सकते हो कि मेन जो है इसका मेन कंक्लूजन बता सकती हूँ मैं। मेन मुद्दा जो इस पे हम इस किस मुद्दे पे काम करने वाले हैं, हमारा क्या मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन रहने वाला है इस चैप्टर में, वो है ये। करंट इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल से जोड़ने की कोशिश रहेगी हमारी साथ साथ। समझ आती है बात, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं आगे। अब इस चैप्टर को अपने 12th के स्टैंडर्ड पर लेकर के आते हैं। चलिए ओके, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन। पहले आप इसको समझो, ये थोड़ा और इजी फॉर्म में लिखा हुआ है मैंने। क्या लिखा है मैंने? इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें हम लोग इंटर कन्वर्जन देखेंगे, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट करते हुए देखेंगे। हम किसको किसको कन्वर्ट करेंगे? वही अभी जो नाम के थ्रू बाइफर्केशन किया, इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के बीच का इंटर कन्वर्जन देखेंगे। मतलब इस चैप्टर का फर्स्ट हाफ जो है ना वो इस बेस पर है कि आप पहले केमिकल एनर्जी की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करोगे, ठीक है। और जो सेकेंड हाफ चैप्टर है उसमें जस्ट इसका रिवर्स कर दिया जाएगा। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैं यूज करूंगी और हम लोग उससे कुछ केमिकल्स जनरेट करेंगे, ठीक है। दो पार्ट्स में चैप्टर हो जाता है आपका, यानी कि इंटर कन्वर्जन आप देखोगे केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आपने 9th-10th क्लासेस में एक चीज पढ़ी थी कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बोलते हैं कि नहीं बोलते? एनर्जी ना बनाई जा सकती है ना बिगाड़ी जा सकती है। हमारा सिर्फ इतना अधिकार है कि हम एनर्जी के एक रूप को, एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ करता है, और उसी कंजर्वेशन लॉ के बेसिस पर हम ये चैप्टर पूरा पूरा पढ़ने वाले हैं कि हम यहाँ पर एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है।
वन एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर एनर्जी। और कौन कौन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी विल बी फर्दर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है जी। अब सवाल पहला ये उठता है हमारे दिमाग में कि ये एनर्जी का जो कन्वर्जन हम करेंगे ये होगा कहाँ? भाई केमिस्ट्री में आप जब भी कोई रिएक्शन लगाते हो तो आपको एक एपरेटस चाहिए होता है, एक बीकर चाहिए, एक कोई कोई आपको फ्लास्क चाहिए, कुछ तो चाहिए होगा। हवा में तो नहीं करेंगे हम कोई भी रिएक्शन। तो वही बात यहाँ पर है कि ये जो एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, मैं केमिकल को इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करने की बात कर रही हूँ, तो मैम ये होगा कहाँ? तो ये होता है एक सेल के अंदर। ठीक है, किसके अंदर? सेल। आई नो सेल का नाम लेते हमारे दिमाग में वो ड्यूरा सेल, निप्पो का सेल और ये सारे सेल आ जाते हैं, बिल्कुल मैं उसी की बात कर रही हूँ। और दूसरा जो सेल होगा उससे थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। पर अभी आपके दिमाग में जो एक इमेज आ रही है वो बिल्कुल करेक्ट आ रही है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आ रही है कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी का जो इंटर कन्वर्जन है ये सेल के अंदर करेंगे। ये जो एपरेटस है, इसके लिए जो एपरेटस हम यूज करेंगे उस एपरेटस का नाम क्या होगा? सेल। ठीक है जी। अब क्योंकि अगर एनर्जी का कन्वर्जन दो तरह से है कि पहले मैं केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करूंगी, ये फर्स्ट हाफ है चैप्टर का। केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आप केमिकल्स लोगे, रिएक्शन करवाओगे और आपको बदले में क्या मिलेगा? आपको मिलेगी इलेक्ट्रिसिटी। समझ आती है बात? ये जो सेल होगा, इस सेल को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? गैल्वेनिक सेल, या फिर इसको हम बोलते हैं वोल्टाइक सेल। गैल्वेनिक सेल और द वोल्टाइक सेल। ठीक है जी। तो पहला चैप्टर जो आपका सारी कहानी, फर्स्ट हाफ जो है इस चैप्टर का, सारी कहानी किसके बारे में होगी? वो सारी वोल्टाइक सेल के बारे में होगी। फिर हम अनदर हाफ ऑफ चैप्टर पे बात करवाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग? हम क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिसिटी की सहायता लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सहायता लेंगे और काम करेंगे किस पे? केमिकल एनर्जी पे काम करेंगे। काम करेंगे किस पे? केमिकल एनर्जी बनाएंगे। तो ये जो एरो है ना आपका, ये जो एरो है आपका, ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत लगा हुआ है। केमिकल को पहले इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किया गैल्वेनिक की हेल्प से। ठीक है, गैल्वेनिक की हेल्प से। इसको थोड़ा सा इधर खसका देते हैं जहाँ पहले लिखा हुआ था। अभी ठीक है। तो ये जो है एरो, ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। फिर इलेक्ट्रिकल को आप कन्वर्ट करोगे केमिकल एनर्जी में, यानी ये वाला पॉइंट आपका नहीं आना चाहिए। वाइट कर दिया पूरा। इलेक्ट्रिकल को कन्वर्ट करोगे, एरो जा रहा है किस तरफ को? केमिकल एनर्जी की तरफ को। मेरे हिसाब से मेन मुद्दा समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रही हूँ। ये काम जो होगा ये दूसरे तरह के सेल में होगा और इस सेल को हम बोलेंगे आपका कौन सा सेल? इस सेल को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है जी, इस सेल को हम कौन सा सेल बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलेंगे। तो दो तरह के सेल हम अपने को पढ़ने हैं। एक है आपका वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, दूसरा सेल है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। कुछ बच्चे कहेंगे मैम कंफ्यूजन हो रहा है। अभी बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, स्टार्टिंग है चैप्टर की, कंफ्यूजन होना लाजमी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इन टर्म्स को बार बार यूज करेंगे ना कि वोल्टेक क्या कर रहा है, गैल्वेनिक क्या कर रहा है, या इलेक्ट्रोलिटिक क्या कर रहा है, तो बहुत आसानी से सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, चले आगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच जहां पर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये मैंने स्पेशली जो डेफिनेशन यहाँ लिख दी है, ये मैंने स्पेशली कौन सी किसके लिए लिख दी है? इलेक्ट्रिकल को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सॉरी केमिकल को किस में कन्वर्ट करने की? इलेक्ट्रिकल की। तो इसको आप अभी इतना मत देखो, ये जब आएगा तब मैं बताऊंगी। आप पहले ये ध्यान रखना कि हमारा मेन चैप्टर का जो फोकस है वो क्या है कि दोनों एनर्जी को एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। आई होप बातें इतनी क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगली लाइन पे। अगली लाइन क्या कहती है बेटा? अगली लाइन ये कहती है, ये रब भी करना पड़ेगा मेरे को साथ साथ। हाँ जी, देखिए ये लाइन समझ में आ गई। अब चलते हैं आगे। देखो सबसे पहला पार्ट हम लोग उठा रहे हैं कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। ठीक है, काम क्या करना है? केमिकल एनर्जी, केमिकल्स लेने हैं आपको और कन्वर्ट कर देना है किसमें? उसको इलेक्ट्रिसिटी बनानी है। ये काम कहाँ होगा गाइस? ये काम होता है अपने गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक यानी वोल्टेइक सेल में काम होता है। अब यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, इसमें बहुत कुछ समझने का है। ये काम होगा विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। ये काम किसकी हेल्प से होगा? with the help of spontaneous redox reaction which creates electricity।
ये जो आप करवाओगे, ये रिएक्शन जो करवाओगे, इसकी हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब यहाँ पे दो वर्ड समझने के आते हैं, एक है स्पॉन्टेनियस वर्ड और एक है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। पहले इन दो वर्ड्स को मेरे हिसाब से मैं आपको समझा देती हूँ, समझा दे। दो वर्ड आपके सामने है, पहला वर्ड मैं आपको समझाने जा रही हूँ स्पॉन्टेनियस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और दूसरा वर्ड रहेगा आपके पास रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए इसको समझते हैं पहले आराम से। देखिए स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है। देखिए नेचर में कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनको आप एक बार इनिशिएट करो या एक बार स्टार्ट करो, उसके बाद वो अपने आप चलते रहेंगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर एक ड्राइविंग फोर्स होगी जो उस प्रोसेस को करवाती रहेगी, उस प्रोसेस को कराती रहेगी। जैसे इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक कैंडल रखी, ठीक है, और उसको बर्न किया, मैचस्टिक लगाई, आपने एक बार इनिशिएट किया और मैचस्टिक से उसको जला दिया। अब आप उसको देखो चाहे ना देखो, बशर्ते वहाँ हवा ना चल रही हो, तो नॉर्मल कंडीशन में अगर वो रखी हुई है तो डेफिनेटली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बार बार मैच स्टिक लगाने की जरूरत है क्या, नहीं। एक बार आपने इनिशिएट करवा दिया बर्निंग ऑफ द कैंडल और वो लगातार चलती चली जाएगी जब तक वो खत्म नहीं हो जाएगा मैटर, तब तक वैक्स जब तक खत्म नहीं हो जाएगी, जब तक आपका जो कैंडल है वो बर्न होती रहेगी। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसको एक बार हम स्टार्ट करें, इनिशिएट करें और वो फिर अपने आप होता रहे, ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब समझ में आ गया। आप क्या करेंगे, प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, प्रोसेस वंस इनिशिएटेड, आपने सबसे पहले प्रोसेस को इनिशिएट कर दिया है, थोड़ी इजी भाषा में कहें तो आपने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एंड इट विल गो ऑन, वो लगातार चलता रहेगा, इट विल गो ऑन, लगातार चलता रहेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो गैल्वेनिक सेल में आपको एक ऐसी ही रिएक्शन मिलेगी, आप एक बार स्विच ऑन वगैरह करोगे, वो तो करना ही पड़ेगा भाई, तारे लगा करके, वायर्स लगा करके आपको स्विच को ऑन करना ही पड़ेगा ना, ये आपका इनिशिएशन होगा, आपने स्टार्ट कर दिया। फिर जब तक उस मैटर रहेगा, वहाँ केमिकल्स रहेंगे, तब तक रिएक्शन अपने आप चलती रहेगी, ठीक है, तब तक रिएक्शन अपने आप चलती रहेगी। वो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। आई होप ये बात समझ में आ गई है आप सभी को, ठीक है। और चलो नॉन स्पॉन्टेनियस वर्ड जब आएगा तब समझाती हूँ। और दूसरा मैंने वर्ड यहाँ क्या लिखा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये वर्ड आपने पहले भी कहीं ना कहीं देखा है, इसमें आपको पता है दो वर्ड मिक्स है रिडॉक्स में। पहला वर्ड जो है वो है रिडक्शन, राइट, पहला वर्ड क्या है, रिडक्शन। और दूसरा वर्ड इसमें जो छुपा हुआ है वो है ऑक्सीडेशन, है ना, जानते हैं ना वाली बातें, रिड, रिडक्शन, ऑक्स माने ऑक्सीडेशन। तो एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस चल रहे हों, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ये दोनों प्रोसेस चल रहे होंगे, दोनों प्रोसेस चल रहे होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। बात समझ में आती है सभी को। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में होगा कि मैम हम ये भूल गए हैं, तो मेरा काम है आपको याद दिलाना, कि आप जो भूल गए हैं उसको मैं याद दिलाऊं। सबसे पहले देखो, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को हम लोग कैसे कैसे समझ सकते हैं वो समझा देती हूँ मैं। पहला मैं समझा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन। इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है। एक काम करते हैं अपन तो थोड़ा सा और इधर करते हैं, तो आपको यहीं पर मैं क्लियर कर दूंगी। तो पहला जो क्लासिफिकेशन है, मतलब पहला तरीका रिडॉक्स को समझने का है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कहीं पर भी आपको ऑक्सीजन कहीं ऐड होता हुआ दिखाई दे, कहीं पर भी ऑक्सीजन आपको ऐड होता हुआ दिखाई दे, तो आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो, हिसाब से दिखाई दे रहा है सभी को, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हो, ऑक्सीडेशन बोलते, ठीक है। इसका उल्टा लिख दो बेटा, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। कहीं से ऑक्सीजन निकलती हुई दिखाई दे तो आप बोलोगे वहां रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीजन की हेल्प से हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे डिफाइन कर रहे हैं समझ में आ गया। जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो आप लोग, मैंने आपके सामने लिखा कि कार्बन कोयला जो है इसमें ऑक्सीजन आपने जोड़ दिया, CO2 बन गया,
अब देखो कार्बन यहाँ बिना ऑक्सीजन के साथ था, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन जुड़ गए इसके साथ, तो मतलब ये एडिशन हुआ ऑक्सीडेशन का, तो मैं कहूंगी कि कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हुआ है। कार्बन क्या हुआ आपका? ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है जी, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। ठीक है, कार्बन आपका ऑक्सीडाइज हुआ है। आगे चलते हैं। इसी तरह से कहीं से आपको हटता हुआ दिखाई दे, जैसे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखिए इसका, थोड़ा सा इसका ब्लिंक कम करें। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि वाटर होता है H2O, है ना, इसमें से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, क्या पास करते हो? इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको दिखेगा कि हाइड्रोजन गैस अलग, ऑक्सीजन गैस अलग। इस चैप्टर में भी आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ। हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है। यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था हाइड्रोजन के साथ, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? अलग हो गया, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर जो H2O है, जो पानी है, उसका रिडक्शन हो रहा है। पानी का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। मेरे हिसाब से बात समझ में आ गई। ऐसी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन में क्या बोला मैंने? जब किसी चीज में ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो उसको हम बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब वो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन। उसका उल्टा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होगा। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के टर्म्स में भी आप क्या कर सकते हो? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को डिफाइन कर सकते। ठीक है, जैसे इसका उल्टा लिखेंगे, अगर यहां पर रिमूवल था तो यहां पर एडिशन करा दो। किसी चीज में हाइड्रोजन अगर ऐड हो रही है, आपको रिएक्टेंट में नहीं दिख रहा कि ये हाइड्रोजन है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में वो चीज क्या कर रही है? हाइड्रोजन को ऐड कर रही है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? वहां रिडक्शन हुआ है। तो उल्टा यहां पर क्या लिखा जाएगा? यहां पर लिखा जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन निकल रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन, हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन। ठीक है, इस तरह से याद रखा जाएगा। और तीसरा जो इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होगा वो है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की भाषा में ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? अगर किसी जगह पर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एडिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि आप कह सकते हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स का गेन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक है, अगर किसी जगह पर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल देना बनता है अपने को। ठीक है, एग्जाम्पल दे देते हैं आपके सामने। देखिए, मैंने कहा सोडियम मेटल है, और मेटल की फितरत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो सोडियम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और अपने ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ना। तो हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या बना रहा है? वो बना रहा है Na पॉजिटिव, सोडियम का आयन। पर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? सोडियम का, सोडियम आयन का नहीं। ध्यान रखिए इस बात को। सोडियम का ऑक्सीडेशन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम आयन and it will give one electron. You all know this configuration is 281, right? 281 11th atomic number है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। ठीक है, जस्ट उसी का उल्टा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या था? आपका रिडक्शन था। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? कोई भी नॉन मेटल उठा लो आप, कोई भी नॉन मेटल उठा लीजिए आप। ये नॉन मेटल क्या करता है? गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे ऑक्सीजन, आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 2 और 6 आती है, 8th एटॉमिक नंबर होता है। ये आराम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, आराम से 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है और O2 नेगेटिव आयन बनाता है कि नहीं बनाता? एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है और O2 नेगेटिव आयन बनाता है। तो क्या आपको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ले रहा है जी। और अगर ये गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है किसका? ऑक्सीजन का। रिडक्शन के बाद क्या बना रहा है वो? O2 नेगेटिव।
रिडक्शन के क्या बाद क्या बना रहा है वो, O2 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो रहा है, O2 नेगेटिव में तब्दील हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ से बेटा मैं आपको कंक्लूजन निकाल के दिखा देती हूँ। कंक्लूजन क्या निकल के आता है अपने पास? कंक्लूजन निकल के आता है कि अगर आप रिडक्शन देख रहे हो, है ना, अगर आप रिडक्शन देख रहे हो तो उसका मतलब 3 टर्म्स में आप उसको क्लासिफाई कर सकते हो, 3 टर्म्स में आप उसकी डेफिनेशन दे सकते हो। आप कहोगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो रिमूवल करा दो किसका, ऑक्सीजन का, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। और फिर से करो एडिशन अगर करा रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, रिडक्शन। ये 3 बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं आपके सामने बोलती हूँ ऑक्सीडेशन, अगर मैं आपके सामने बोलती हूँ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बेटा कितनी चीज़ों से है, फिर से 3, जो पहले आसानी से याद हो जाए वो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, तो रिमूवल करा दो हाइड्रोजन का, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, एंड अगेन रिमूवल यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज अ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज योर ऑक्सीडेशन। ठीक है, हो गई क्लियर इतनी बात? इसके बाद जो 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट सब्सटेंस विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, वो कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा ये पता होना चाहिए। क्या होगा वो, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज, द सब्सटेंस दैट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, जिसका खुद का होगा ऑक्सीडेशन, सामने वाले का कराएगा रिडक्शन। जब खुद ऑक्सीडाइज होगा कोई, जब अपने आप से इलेक्ट्रॉन कोई छोड़ेगा, तभी तो सामने वाले को कहेगा गेन करो। गेन करना इज रिडक्शन, मतलब सामने वाले का करा रहा है रिडक्शन। जो काम करवा रहे हो तुम, उसके अकॉर्डिंग तुम एजेंट बनते हो। जो काम करवा रहे हो वो करवा रहे हो किसी का रिडक्शन, खुद के इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हो, सामने वाले को गेन करा रहे हो, मतलब तुम काम कर रहे हो किसका, रिड्यूसिंग एजेंट का। वो स्पीशीज किसका काम कर रही है, रिड्यूसिंग एजेंट का। ठीक है, और इसी तरीके से दूसरा टर्म आपका कौन सा हो जाता है, दैट इज योर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है जी, कौन सा हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा, समझदार हैं आप सभी। तो हम क्या लिखेंगे, द सब्सटेंस that undergoes ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब जिसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। जो खुद को रिड्यूस करेगा तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कराएगा, है ना। मतलब खुद रिड्यूस करने का मतलब खुद इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए बैठा है। रिडक्शन तुरंत दिमाग में आना चाहिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर खुद इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मतलब सामने वाले से लॉस करवा रहा होगा, तभी तो खुद गेन कर पा रहा है। सामने वाले को लॉस करवा रहा है, मतलब सामने वाले का ऑक्सीडेशन चल, जो ऑक्सीडेशन चल रहा है सामने वाले का, तो इसका मतलब काम क्या करेगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा रहे हो तो तुम एजेंट कौन से बन गए, तुम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गए। मेरे हिसाब से इतनी बात क्लियर है। तो मैंने आपसे कहा यहाँ पर एक लाइन में 2 वर्ड्स थे बहुत ज्यादा समझने वाले। पहला वर्ड था आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फिर से बता देती हूँ, एक ऐसा प्रोसेस जिसको आप एक बार सिर्फ इनिशिएट करोगे, स्टार्ट करोगे, और फिर वो सो लॉन्ग चलता रहेगा, अपने आप चलता रहेगा। वहां पर एक ड्राइविंग फोर्स प्रेजेंट होगी जो उसको अपने आप कंटिन्यू करवाएगी। ठीक है, आपको दोबारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, एक रिएक्शन जिसमें दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली चले, रिडक्शन भी चले, ऑक्सीडेशन भी चले। ये दोनों प्रोसेस कैसे चले, साइमल्टेनियसली चले, है ना। एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, दोनों प्रोसेस एक साथ चले तो उसको हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। वापिस आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। क्या लिखा था मैंने यहाँ पर, ये जो केमिकल एनर्जी, अब देखो इतना जो समझ लिया उसको अब यहाँ अप्लाई करेंगे हम। केमिकल एनर्जी जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आप केमिकल्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले हो, ये काम होगा गैल्वेनिक सेल में, पहली बात। और ये काम होते वक्त आप क्या देखोगे, आप देखोगे एक वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी। जो आप केमिकल्स लोगे ना, केमिकल के अंदर ही तो छुपी होती है केमिकल एनर्जी, है ना। तो जो आप केमिकल्स लोगे, वो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, आप एक बार स्टार्ट करोगे वो आपस में रिएक्ट कर देंगे, आप स्पॉन्टेनियस देखोगे वो रिएक्शन चल रही होगी। और वो रिएक्शन भी ऐसी वैसी कोई रिएक्शन नहीं होगी, बहुत टाइप की रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आई मीन दोनों सेम है ये। और फिर आपका सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, है ना, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं। वैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन यहाँ पे यूज की गई, कौन सी, रिडॉक्स रिएक्शन होगी।
और उस रिडॉक्स रिएक्शन की हेल्प से आप बना दोगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आप क्या बना दोगे? इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरे हाफ चैप्टर में इसमें हम क्या देखेंगे? आप देखोगे कि आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे बाहर से, है ना, आप बैटरी लगाओगे, आप कुछ लगाओगे, स्विच वगैरह लगाओगे, आप इलेक्ट्रिसिटी लोगे। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी लोगे और कुछ केमिकल्स बनाओगे। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? वहां केमिकल्स ले रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हो, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लोगे बाहर से और केमिकल्स बनाओगे। ये काम जिस सेल में होगा जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। मेरे हिसाब से समझ में आती है वाली बात? इलेक्ट्रोलिटिक सेल बोलते हैं इसको। बोलो, क्लियर है सभी को? ठीक है, चलें आगे। आगे देखिए, आगे क्या कहता है भाई, सुनिए। अपना जो इलेक्ट्रिसिटी ये वाला कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो भी चीज़ हम अपने पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे डेली लाइफ में कहीं काम आ रही हैं? तो उसी की इंपॉर्टेंस हमारी एनसीईआरटी भी समझाती है, उसी को मैंने आपको यहाँ पर पॉइंट्स में कन्वर्ट करके दिखाया है। क्या आपने बेटा याद है आपको कि आपने अपनी 10th क्लास में एक चीज़ देखी थी, कुछ बायोलॉजी तो सभी ने पढ़ी है, और वहाँ पर कुछ इस तरीके का एक न्यूरॉन आता था, देखा था? हाँ, ऐसा ऐसा करके बड़े बड़े उसके वो निकले होते थे ना, ये न्यूरॉन होता था, राइट? इस तरीके का एक सेल होता है, ये आपकी बॉडी में एक सेल होता है, डेंड्राइट्स होते हैं बड़े लंबे चौड़े से इसके, ऐसे ऐसे ऐसे। तो आपने देखा है कि हमारी बॉडी में जो सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो किसकी हेल्प से होता है? पूरी बॉडी में नर्व सेल फैले हुए हैं, है ना। आप जब भी कोई चीज़ को छू रहे हो, कोई चीज़ आपको टच कर रही है, कोई चीज़ आपको सुनाई दे रही है, तो वो आपके ब्रेन तक कैसे ट्रांसफर होके जा रही है? हमारी बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहे हैं? वो नर्व सिग्नल्स की हेल्प से ट्रांसफर हो रहे हैं। हमारी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है वो सिग्नल्स की फॉर्म में हो रही है, और उस सिग्नल्स को ले जाने के लिए भगवान ने, ईश्वर ने हमारी बॉडी में क्या दिए हैं? तारे बिछाई हैं। वो तारे क्या हैं? वो वायर्स क्या हैं? वो नर्व्स हैं। तो आपकी बॉडी में क्या फ्लो कर रहे हैं? लगातार नर्व सिग्नल्स। और कमाल की बात देखो कि जब दूसरा दूसरा नर्व सेल आएगा, जो दूसरा नर्व सेल आएगा ना, जो दूसरा नर्व सेल आएगा, जब उसके डेंड्राइट्स आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे एक डेंड्राइट बना रही हूँ, एक डेंड्राइट ये रहा, एक सेल का, सेल नंबर 1, पहला सेल जो है आपका नर्व सेल, सामने वाला डेंड्राइट दूसरा है, ठीक है, वो दूसरा सेल है, ऐसे ही पूरा लंबा चौड़ा सेल होगा। इन दोनों के बीच में जब ये ट्रांसफर होगा तो दोनों तारे भगवान ने जोड़ी भी नहीं है, ठीक है, कुदरत ने इन दोनों तारों को जोड़ा तक नहीं है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप है बच्चे, दोनों के बीच छोटा सा क्या होता है? गैप होता है जी। और इस गैप में भी तो जो तार टूट गई है बीच में से, पूरी बॉडी में ऐसा ही है, एक डेंड्राइट खत्म होगा, दूसरा स्टार्ट होगा, दूसरा नर्व सेल स्टार्ट होगा, उससे पहले बीच में गैप होता है। यहाँ पर भी आपका जो सिग्नल है वो ट्रांसफर हो जाता है। कैसे होता है? सुनिएगा, बहुत कमाल, मतलब कुदरत ने देखो कितना बढ़िया चीज़ करी है अपने साथ, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं वो, कि भाई यहाँ से जो सिग्नल आ रहा होगा ना, जो आपकी बॉडी में सिग्नल आ रहा होगा, जो बॉडी में आपके सिग्नल आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, वो होगा किस फॉर्म में? वो होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में, इलेक्ट्रिक सिग्नल होंगे, ठीक है, जो इन डेंड्राइट्स के अंदर चल रहा होगा। यानी आगे भी उसको जब डेंड्राइट में जाना है तो फिर से इलेक्ट्रिक सिग्नल की फॉर्म में जाना है, लेकिन बीच में तो गैप आ गया, और गैप में तो सिग्नल, इलेक्ट्रिक सिग्नल फ्लो करता ही नहीं, बहने के लिए तो तार चाहिए होती है, लेकिन यहाँ तो गैप है। तो यहाँ पर एक बहुत कमाल का फिनोमिना होता है, बहुत कमाल का फिनोमिना होता है। फिनोमिना क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है, ये पहले केमिकल्स में कन्वर्ट होती है, ठीक है, केमिकल में कन्वर्ट होती है, और इस गैप में केमिकल रहेगा, फिर केमिकल जब इस डेंड्राइट में पहुंचेगा तो इससे पहले ये केमिकल फिर से कन्वर्ट किस में हो जाएगा? इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये गेम सोचो आपकी बॉडी में कितना लगातार चल रहा है। अब आप इसको इमेजिन करके देखो ये कैसे चल रहा है। आपने किसी गर्म चीज को छुआ, आपने तुरंत हाथ हटाया, अब इस बीच सोचो क्या क्या काम हुआ। पता है क्या क्या काम हुआ? पहला काम हुआ, आपने छुआ, आपके नर्व सिग्नल्स मिल गए, आपको हॉटनेस मिल गई, वहां पर मिल गई, तो आपके नर्व सिग्नल्स एक्टिवेट हो गए। अब वो इस हॉटनेस को, हॉटनेस क्या है? एक सिग्नल है, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की फॉर्म में बहेगा, और हर पॉइंट पर क्या होगा? वो इलेक्ट्रिक सिग्नल पहले केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होगा, फिर केमिकल से फिर इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट होगा, फिर दूसरे न्यूरॉन में जाएगा, फिर तीसरे में, बार बार ये कन्वर्जन हो रहा है, और कहाँ तक पहुँच गया? आपके ब्रेन तक पहुँच गया। ब्रेन ने उसको एनालाइज किया कि हॉटनेस आई है आपको, आप इसको पकड़ नहीं सकते, तुरंत वहाँ से हाथ हटाओ, फिर वो केमिकल रिलीज करेगा इन्फॉर्मेशन का कि वहाँ से हाथ हटाओ, ठीक है भाई, वहाँ से हाथ हटाओ, जल जाओगे तुम,
इतनी देर में आपने हटा लिया और इतनी देर में क्या काम हो गया, वहां से सिग्नल फिर वापस आया आपके हाथ तक ट्रैवल करते करते, और यही काम करते करते आ रहा है। जनरेट हुआ था केमिकल्स की फॉर्म में दिमाग में, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी की कन्वर्ट हुआ, फिर वो केमिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर केमिकल से इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हुआ, और ये काम जब तक चला जब तक आपका हाथ वहां से हट नहीं गया। और आप सोचो ये काम कितनी देर में होता है, ये छुआ और ये हटाया, इतनी देर में आपकी बॉडी में ये सिग्नल इतने सारे कन्वर्जन भी हो गए और आपकी बॉडी में ट्रैवलिंग भी हो गई। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत फास्ट स्पीड पर ट्रैवल करती है ना। आपकी बॉडी में भी सब कुछ यही चल रहा है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि नर्व सिग्नल्स आपकी बॉडी में जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो भी सारा इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की हेल्प से ही हो रहा है। ठीक है, किसकी हेल्प से हो रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस की हेल्प से हो रहा है। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो रहा है। अगला देखो, आप घरों में बैटरीज और फ्यूल सेल्स यूज करते हो, इस चैप्टर में भी आएगी वो चीजें। तो ये जो फ्यूल सेल्स हैं, ये जो बैटरीज हैं बेटा, ये सब भी आपकी क्या होती हैं, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन इसमें चलता रहता है, और इसकी वजह से हमारे घर के गैजेट्स बहुत सारे वर्क करते हैं। आप सभी को पता है, टॉर्च जलाना है तो आपको बैटरी डालनी पड़ेगी, घड़ी चलानी है तो बैटरी सेल डालना पड़ता है, वो सब भी इसी की हेल्प से हो रहा है। ठीक है, वो सब भी इसी की हेल्प से हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। हम लोगों ने, अच्छा आपने सुना है घरों में ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो चांदी की चीज है, वो सोने का पानी चढ़वा दो जाकर के, बोलते हैं कि एक जनरल भाषा में ये बोलते हैं ना, सोने का पानी चढ़वा दो भाई, लोगों को पता नहीं चलेगा इस पे क्या है। हालांकि चांदी भी अब सस्ती नहीं रह गई भाई, महंगी हो गई है वो भी, बट सोना उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा महंगा है। तो चांदी के ऊपर जो सोना चढ़वाने का काम है, या हमारी केमिस्ट्री की लैब में भी बहुत सारे काम, एक दूसरे को प्लेटिंग करना या कोई केमिकल प्रोड्यूस करना, Cl2, F2, NaOH, बहुत सारे केमिकल्स आप जनरेट करते हो अपनी लैब में, ये सब भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की ही देन है। तो मेरे हिसाब से अब आपको इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस और इसका ओवरव्यू समझ में आ गया होगा। अब हम लोग करने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का टाइप्स। अभी आपने ये चीजें पढ़ भी ली, ये चीजें पढ़ भी ली अभी आपने, क्या पढ़ा देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरीके के हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कितने तरीके के हैं देखिए। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके दो तरीके के होते हैं, आ रही है बार बार, इसको हटाना है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपके दो तरह के, पहला सेल है गैल्वेनिक सेल, दूसरा सेल है आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। ये चीजें हटा देते हैं। पहला सेल वोल्टेक सेल, गैल्वेनिक सेल, कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, समझ में आ गया, केमिकल को किस में कन्वर्ट करना है आपको, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना है, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी, वो भी स्पॉन्टेनियस होगी, दूसरी बात इंपॉर्टेंट हो गई। यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है वो बेटा ये डायरेक्ट नहीं है, यहाँ पर इसको ठीक कर लेना, ये इनडायरेक्ट प्रोसेस चल रहा है। अभी इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है वो थोड़ी देर में अभी स्टार्ट होगा, सब समझ में आ जाएगा। ये दो बातें आपको समझ में आ गई। एक बात अभी यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्ट कर लो सीधी सीधी, यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन चलेगी वो इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट का मतलब क्या है, 2 मिनट दीजिए अभी समझाती हूँ। वहीं दूसरे हाथ पर हमारा सेल होगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करोगे और केमिकल्स जनरेट करोगे। यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, ये कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इस वर्ड को भी समझा रही हूँ मैं। और ये जो रिएक्शन है ये आपकी इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। कैसी होगी, डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होगी। ठीक है, अभी पहले आप इस वर्ड को समझ लो, जहां पर मैंने आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझाया था, वहीं पर मैं आपको ये वर्ड भी क्लियर कर देती हूँ। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मेरे हिसाब से अंदाजा तो आप लगा ही चुके होंगे, है ना, इतने तो समझदार हो आप सभी। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब, जो स्पॉन्टेनियस क्या था, जिसको एक बार स्टार्ट किया वो लगातार होता रहेगा, नेचर में उसका होना निश्चित है ना। उसी तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस जो नेचर में अपने आप नहीं होगा, आपको जबरदस्ती करवाना पड़ेगा। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपको फोर्स अप्लाई करके और उसको करवाना पड़े उस प्रोसेस को, ऐसे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, we have to provide some force, हमें वो फोर्स देनी पड़ेगी। वी हैव टू प्रोवाइड सम फोर्स, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, हमें और इसको दूसरी भाषा में और क्या बोल सकते हैं, एनर्जी देनी पड़ेगी, हमें काम करना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा और वर्क डन देना पड़ेगा।
तब जाकर के वो प्रोसेस, वो रिएक्शन हो जाए। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, एक बार करा के आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बैठ नहीं सकते हो, आपको लगातार उस पर फोकस करना होगा, लगातार काम करवाना होगा, लगातार एनर्जी सप्लाई करनी होगी। आपने एनर्जी का सप्लाई रोका, काम खत्म, वहीं पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी। ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, मेरे हिसाब से क्लियर है। तो इस पेज में आपको जितनी बातें थी मैंने आपको समझा दी हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है आपका, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है आपकी लाइफ में, उसके 2-3 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं मैंने, आने चाहिए ये। हमारे सामने जितना भी एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है वो सेल के अंदर होता है, उस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और ये सेल आपका दो तरह का हो सकता है, गैल्वेनिक सेल है, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। गैल्वेनिक सेल में हम क्या करते हैं, हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक में क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल्स जनरेट करते हैं। यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, एक कमाल की बात देखो, दोनों में रिडॉक्स चल रही है, रिएक्शन दोनों में रिडॉक्स है। इस पूरे चैप्टर में हम रिडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 11th क्लास में देखो कितना बढ़िया चैप्टर था रिडॉक्स, उसका ये एप्लीकेशन पार्ट है, यहाँ पर यूज हो रहा है ये चैप्टर। ठीक है, यहाँ पर एक रिडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है वो इनडायरेक्ट वाली है, और यहाँ पर जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो डायरेक्ट वाली हो रही है। अब वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इस लास्ट पॉइंट के लिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर गाइस, अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग, और इसकी बात को जरा समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाले में क्या क्या लिखा गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर में जो फर्स्ट हाफ है वो गैल्वेनिक सेल को कवर करेगा, तो अब हमारा टास्क बनता है कि हम गैल्वेनिक सेल को अच्छे से कवर करें। ठीक है जी, समझ आती है बात, इतना चले आगे। बहुत सिंपल था अभी तक चीजें, सिर्फ ओवरव्यू था। अब चैप्टर का मेन पॉइंट जो है वो स्टार्ट होगा। तो बच्चों हम लोग अपना पहला सेल कवर करने जा रहे हैं, दैट इज योर गैल्वेनिक सेल और वोल्टेइक सेल। डेफिनेशन आप समझ चुके हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। कैसा सेल है आपका, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये क्या यूज करता है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन यानी कि इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का इस्तेमाल करता है, और उसकी हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। मेरे हिसाब से ये लाइन तो अब आपके यहाँ पर बैठ जानी, हम इतनी बार पढ़ चुके हैं। रिएक्शन करवाओगे, रिडॉक्स रिएक्शन करवाओगे, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन करवाओगे, और रिजल्ट में आपको क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, यानी आप बिजली बनाने वाले हो अब आप थोड़ी देर में। ठीक है, चलिए अब क्या है, आगे क्या कहते हैं। अभी मैंने आपसे बोला था एक वर्ड है इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, देखो मैंने वहां पे ठीक करवाया करेक्शन, यहाँ पर इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन होती है। एक्चुअली में इनडायरेक्ट इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों रिडॉक्स रिएक्शन में कितनी रिएक्शन हो रही है, दो रिएक्शन हो रही है ना, एक रिडक्शन हो रही है, एक ऑक्सीडेशन हो रही है। जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों अलग अलग बर्तन में हो, दोनों अलग अलग बर्तन में हो, तो उसको हम लोग इनडायरेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। यानी इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है इसका, कि जो आपका जो प्रोसेस है, ये जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होने का प्रोसेस है, ये दोनों सेपरेट वेसल्स में होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, सेपरेट वेसल्स में होगा। बात समझ में आ गई सभी को, तो इसीलिए इसको इनडायरेक्ट वर्ड दिया गया है। ठीक है, दोनों अलग अलग, अभी देखोगे आप हो रहा है यहाँ पर। आगे चलिए, ऑक्सीडे एक एक आपको ऐसे दो डब्बे दिखेंगे बार बार, दो डब्बे हम लोग बहुत बनाएंगे। एक डब्बा जो होगा, एक वेसल जो होगा वो ऑक्सीडेशन करवा रहा होगा। ठीक है, एक डब्बे में आपका स्पेशली सिर्फ ऑक्सीडेशन चल रहा होगा। उस जगह को हम बोलेंगे, उस डब्बे को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल। हाफ क्यों बोला, क्योंकि ये पूरा एक सेल का कंस्ट्रक्शन होगा। ये पूरा जो एपरेटस बनाएंगे, इसमें दो बीकर हम जो दिखा रहे हैं, ये दोनों मिलकर के एक सेल बनाते हैं। लेकिन अगर मैं एक डब्बा पकड़ लूँ सिर्फ, जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, दैट इट विल बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो दूसरे में जहां रिडक्शन हो रहा होगा उसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल। बात समझ में आती है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बोला। मेरे हिसाब से क्लियर है इतना मुद्दा। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। ईच हाफ सेल, दोनों ही हाफ सेल में कंसिस्ट ऑफ दो बातें होंगी। दोनों हाफ सेल में आपको दो चीजें मिलेंगी, एक आपको मिलेगा इलेक्ट्रोड और दूसरा मिलेगा इलेक्ट्रोलाइट। एक रॉड होगी और किसी सॉल्यूशन में उसको हमने रॉड को डिप कर रखा होगा। ठीक है, एक रॉड होगी और उसमें सॉल्यूशन में उस रॉड को क्या कर रखा होगा, डिप कर रखा होगा। तो जो रॉड है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड, वो क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड। अब उसको मैंने डिफाइन करवाया है। एक इलेक्ट्रोड क्या है, एक कंडक्टर है बेटा। हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, तो अपने आप डेफिनेशन चुटकियों में याद होती है। कंडक्टर कौन होता है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके।
तो इलेक्ट्रोड क्या है? कंडक्टर है, यानी कि एक ऐसी रॉड होगी जिसमें से आप इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स को पास करवा सकोगे, आराम से फ्लो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड एक कंडक्टर है जहां से आप इलेक्ट्रिक करंट को एंटर करवाते हो या लीव करवाते हो। या तो इलेक्ट्रॉन अंदर ले जाओगे या इलेक्ट्रॉन वहां से बाहर लेकर के आओगे। किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। ठीक है, इसका मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। देखो ऐसे होगा, वेसल है, हाफ सेल बना दिया, इसमें आपने एक रॉड लगा रखी हो, एक रॉड लगा रखी हो, और उस रॉड को आप जो है वायर के थ्रू कनेक्ट करोगे आगे चल के अभी। ठीक है, अब यहां से या तो इलेक्ट्रॉन ऊपर से आ रहे होंगे तो इस सॉल्यूशन में जाएंगे, जिसको मैं इलेक्ट्रोलाइट बोल रही हूं, अभी आगे यहां समझ में आ जाएगा। और या फिर इस सॉल्यूशन से उठ करके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो आगे की तरफ वापस जा रहे होंगे। यानी कि या तो आप सॉल्यूशन में इलेक्ट्रॉन को एंटर करवा रहे हो या सॉल्यूशन से इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर भेज रहे हो, है ना। ये दोनों ही काम के लिए हमें एक रास्ता चाहिए। इलेक्ट्रॉन हवा में ट्रेवल नहीं करते, इलेक्ट्रॉन को एक पाथ चाहिए होता है। वो पाथ कौन है? वो पाथ है ये रॉड, यानी कि इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो मतलब मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बेटा जी? मैंने लिखा है कि ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिक करंट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट कह लो या इलेक्ट्रॉन्स कह लो, इलेक्ट्रॉन जो है या इलेक्ट्रिक करंट जो है सॉल्यूशन के अंदर या तो जाता है या सॉल्यूशन से बाहर आता है, लीव्स द इलेक्ट्रोलाइट एक सेल के अंदर। बोलो बात समझ में आ गई इतनी? ठीक है, और वहीं अगर मैं कहूं कि अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, अभी मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या चीज होती है भाई? इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसको आप उसके आयंस में तोड़ सकते हो। इट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स आयंस। अभी देखो अलग से लिख के बताती हूँ। या तो आप उसकी एक्वस स्टेट ले लो या मोल्टन स्टेट ले लो, और इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। बहुत बच्चों के ऊपर से चला गया होगा, बिल्कुल चला गया होगा। हम आपको अभी करवा देते हैं। देखिए यहाँ पर समझ लीजिए आराम से, मैंने आपके सामने वर्ड लिखा है इलेक्ट्रोलाइट। मैंने क्या वर्ड लिखा है? इलेक्ट्रोलाइट। अब इलेक्ट्रोलाइट मैंने क्या बोला? देखो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, तो पिक्टोरियल फॉर्म में समझाने की कोशिश करती हूँ मैं, एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप के आयंस में तोड़ सको, आयंस में तोड़ सको। तोड़ने का मतलब हथौड़ा लेके नहीं बैठना है, मतलब तो सेपरेट कर सको, जिसको आप उसके आयंस में तोड़ सको। मतलब वो आयंस से बना भी तो होना चाहिए, तभी तो तोड़ोगे, है कि नहीं? आयंस में तोड़ सको, और तोड़ने के लिए या तो आप उसको पिघलाओगे यानी कि मोल्टन फॉर्म में ले जाओगे। मोल्टन फॉर्म का मतलब क्या होता है? पिघलाना, है ना। उसका तरल फॉर्म ले लोगे आप, पिघला दो इसको या तो, और या फिर आप उसको पानी के साथ मिक्स कर दोगे यानी कि एक्वस फॉर्म में ले जाओगे। किसी भी चीज को पानी के साथ मिक्स करना क्या कहलाता है? उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाना। तो एक्वस फॉर्म में ले जाने का मतलब मिक्स विद वाटर, पानी के साथ मिक्स कर दो तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। इनमें से कोई भी एक काम कर दो, मैं और लगा रही हूँ बीच में, कोई सा भी एक काम कर दो, और ऐसा करने से कोई सब्सटेंस अपने आयंस में अगर ब्रेक हो जाए तो हम ऐसी चीज को अपन क्या बोलते हैं कि वो सब्सटेंस जो है आपका वो इलेक्ट्रोलाइट है। नहीं आया समझ में? चलो जी, NaCl नमक घर में है कि नहीं है? NaCl जब तक आपका सॉलिड फॉर्म में है आप उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, पास नहीं होगी। लेकिन जैसे ही या तो आप इसको पिघला दो यानी कि मोल्टन फॉर्म में ले आओ, और या फिर इसको आप पानी के साथ मिक्स कर दो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये ऐसा नहीं रहेगा, ये ऐसा हो जाएगा। Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव अलग हो जाएगा। यानी पूरा जो आपके पास सब्सटेंस होगा उसमें अलग अलग Na और Cl अलग अलग हो जाएंगे। तो अपने अपने आयंस में क्या हो गई? ये डिस्ट्रीब्यूट हो गए, खत्म हो गए, मतलब अलग हो गए। ऐसी चीज को आप बोलोगे आयंस में हो गया, और जो भी चीज आयन की फॉर्म में आ जाती है वहां से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हो। ठीक है, जो भी चीज आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है वहां से आप इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हो? पास कर सकते हो। इसीलिए हम या तो उसको मोल्टन फॉर्म में ले जा रहे हैं या H2O के साथ मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीजें जो होती हैं, दोनों ही फॉर्म्स क्या करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकती हैं। पानी के साथ जैसे ही आप मिक्स करोगे, नमक और पानी का घोल बनाओगे, है ना, यहाँ पर भी सेम काम होगा। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कुछ कुछ इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव अलग अलग हो जाएंगे। और मैंने अभी आपसे बोला
ये दोनों ही काम हमारे किस काम आ रहे हैं? टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जब तक जब तक आपके पास कोई चीज आयनिक फॉर्म में नहीं होती है तब तक आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करा सकते। तो मेरे हिसाब से आपको कहानी समझ में आ गई कि मैंने यहाँ पर ये काम क्यों किया है। इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने आयंस में टूट जाता है, या तो एक्वा स्टेट में जाने के बाद पानी के साथ मिक्स करने के बाद, या उसको आप पिघला दो, मोल्टन फॉर्म में ले जाओ, ताकि कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सके, कंडक्ट। क्योंकि हमने अभी देखा कि हम गैल्वेनिक सेल पे काम कर रहे हैं, और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, जहां पर आप केमिकल्स का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हो। तो इलेक्ट्रिसिटी जब तक बाहर ले करके नहीं आओगे, फ्लो नहीं कराओगे इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपके किस काम की? क्यों करें हम इतनी मेहनत अगर हम इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर ही नहीं सकते, है ना? मानते हैं इस बात को कि नहीं? तो वो इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, बाहर निकालनी है, उसके लिए अपने को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होगा, अपने को इलेक्ट्रोड चाहिए होगा। ये कंस्ट्रक्शन समझ में आई आपको इतनी? अब काम की बात मैडम ने आपको क्या दी है, जरा वो भी देख लेते हैं। मैंने आपको एक काम की बात दी है गाइस, क्या काम की बात दी है वो देखिए। मैंने कहा ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी आपको अपने उस वाले ब्लैक बोर्ड पे समझा चुकी हूँ, खुद लिख करके समझाया है कि ऑक्सीडेशन है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनफैक्ट ऑक्सीडेशन मैंने दो अलग टर्म्स में भी समझा दिया है, ऑक्सीजन की टर्म्स में, हाइड्रोजन की टर्म्स में, वो भी पता होना चाहिए, ठीक है? जो चीज पढ़ रहे हो वो तो पता होनी चाहिए, उसके इधर उधर की चीजें भी पता होनी चाहिए, तभी हमें समझ में आता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑक्सीडेशन यहाँ पर स्पेशली इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कहानी चल रही है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स वाली बात करेंगे। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन, एंड जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक? और रिडक्शन इज कॉल्ड एज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई चीज गेन करेगा इलेक्ट्रॉन्स का तो उसका रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो खुद काम किसका करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। मतलब सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए मजबूर कर रहा है और खुद इलेक्ट्रॉन कर रहा है, ठीक है? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। आपको एक जनरल चीज लिख करके भी दी है मैंने कि A प्लस बी थे सपोज करो, और A जो है A पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और B जो है B नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया होगा। A पॉजिटिव में कब हुआ होगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा, -1 इलेक्ट्रॉन, है ना? -1 इलेक्ट्रॉन जब इसने करे होंगे तब इसने अपने आप को A पॉजिटिव में कन्वर्ट किया होगा। मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, मतलब ये काम हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन A किसका काम करेगा, A काम करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आती है आपको? बी नेगेटिव में कन्वर्ट कब हुआ होगा, बी नेगेटिव में ऐसे कन्वर्ट हुआ होगा, कैसे? यही एक इलेक्ट्रॉन जो ए ने लॉस करा था वही बी ने उठा करके गेन कर लिया, +1 इलेक्ट्रॉन। मानते हो इस चीज को? तो बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मतलब बी ने इलेक्ट्रॉन का गेन करा है तो रिडक्शन हुआ है, लेकिन काम किसका करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का करेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा जी, आगे चलते हैं। आगे देखो क्या कहता है। अच्छा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई। क्या समझाया? मैंने कहा बेटा एक हाफ सेल होता है जिसमें ऑक्सीडेशन होता है, एक आधा सेल, एक डब्बा आधा होगा आपके पास जिसमें आप ऑक्सीडेशन कराओगे, एक डब्बा होगा जिसमें आप रिडक्शन कराओगे, ठीक है? अगर मेरी बात आप यहाँ बिठाते हुए चल रहे हो, ये चैप्टर आप कहोगे वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर लगेगा आपको। ये जो टर्म्स है बस आप इनको समझते हुए चलो। लैंग्वेज का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप इतनी लैंग्वेज अच्छे से जानते हो कि आप खुद लिख सकते हो सब चीज़। बस आप ये चीज़ें ध्यान करते चलो, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वोल्टेक क्या है, गैल्वेनिक क्या है, इस तरीके से बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर। साथ साथ करते चलना है, साथ साथ याद करते हुए चलना है, ठीक है? टीचर की बात मान के देखो, टीचर आपकी एज से निकल के बैठे हैं बेटा। वो अगर आपको कह रहे हैं कुछ तो बहुत कुछ झेल के बैठे हैं, बहुत कुछ अपने टाइम पे उन्होंने देखा है, उसके बाद ही आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो आप साथ साथ याद करो प्लीज, ठीक है? मेरी सबसे यही रिक्वेस्ट है। तो ऑक्सीडेशन जहां पर होता है बेटा, उस आधे सेल को हम एनोड बोलते हैं। आज के बाद आपसे कभी भी, ये यूनिवर्सल रूल है, ऑक्सीडेशन कहाँ होगा जी, एनोड पर होगा। तो इलेक्ट्रोड मैंने आपको बोला ना होता है, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, एक को बोलोगे आप एनोड और एक को बोलोगे आप कैथोड। समझ रहे मेरी बात? एक को आप बोलोगे एनोड और एक को आप बोलोगे कैथोड, ठीक है जी? कहां से खुल, तो एक एनोड जो है आपका, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, मतलब एनोड पर हमेशा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वाला प्रोसेस चलेगा। अब देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन आया, मैं चाहती तो ऐसे ही निकल सकती थी, लेकिन मेरा काम है आपको बार बार रिवाइंड करवाना, ऐसे ही आप भी बार बार रिवाइंड करो। इसी तरह से कैथोड वो इलेक्ट्रोड होगा जिस पर आपका रिडक्शन होगा, मतलब ये वो प्रोसेस, वो जगह होगी, वो डंडा होगा ऐसा
जहां पर आप इलेक्ट्रॉन का गेन होता हुआ देखोगे। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है। आ गया समझ में? कनेक्ट कर पा रहे हो सभी? जो एनोड होगा जहां पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो हमें आपको नेगेटिवली चार्ज मिलेगा। गैल्वेनिक सेल में एक लाइन मैंने बोल दी अभी, गैल्वेनिक सेल में यहां पर ये नेगेटिव मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक में साइन उल्टा हो जाएगा, लेकिन काम एनोड पर वहां पर भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा होगा, ठीक है। तो आप नेगेटिव पॉजिटिव अभी आराम से याद रख पाओगे, नेगेटिव पॉजिटिव आराम से याद रख पाओगे। बस अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, क्या? नेगेटिव पॉजिटिव 2 मिनट में याद होता है, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? एनोड वो जगह है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड वो जगह है वहां पर रिडक्शन होता है। बोलो क्लियर है मेरी बात? एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है, ठीक है जी। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर रिडक्शन होता है। 4 बार बोल देना इस चीज को, तुरंत याद हो जाएगा। क्लियर? चले आगे। द टू हाफ सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू अ कॉपर वायर थ्रू एन एमीटर और वोल्ट मीटर एंड अ स्विच। क्या बोला मैंने? क्या बोल गए मैम यहाँ पर? मैम ये बोल गई यहाँ पर, ये जो 2 हाफ सेल आप बनाओगे, अभी आगे हम बनाएंगे, ये जो 2 हाफ सेल आप बनाओगे, इन दो इनमें ये रॉड लगी होगी, इलेक्ट्रोड लगे होंगे, एक पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, एक पे एक रिडक्शन हो रहा होगा। यही बोला मैंने अभी तक तो हम इतना ही पढ़ के आए हैं, है ना। इन दोनों को आपस में आपने कनेक्ट करा होगा, किसके थ्रू? वायर्स के थ्रू। किसके थ्रू कनेक्ट करा होगा? वायर्स के थ्रू कनेक्ट होगा। पहली बात होगी थ्रू द कॉपर वायर, ये वायर है कॉपर की, और आपने यहाँ पर एक या तो एमीटर लगा रखा होगा या वोल्ट मीटर लगा रखा होगा, या तो आपने एमीटर लगा रखा होगा या वोल्ट मीटर लगा रखा होगा। तो जी एमीटर क्या होता है भाई? एमीटर लिख लो। एमीटर वो मीटर होता है जिससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिसिटी कितनी ट्रांसफर हुई है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। एमीटर इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने वाला मीटर है, और वोल्ट मीटर किसको मेजर करने वाला है? वोल्टेज को। ये वर्ड तो शायद आपने सुने से होंगे, हालांकि इन वर्ड को भी हम लोग थोड़ा सा और इनका बढ़िया से समझेंगे, आगे वर्ड और अच्छे से आएंगे, बट अभी आप इतना समझिए, इलेक्ट्रिसिटी कितनी ट्रांसफर हुई है कि नहीं हुई है। एक मीटर लगा होगा, घरों में मीटर लगा है ना, सुई इधर से उधर जाती रहती है, वही काम यहाँ पर है। सुई इधर से उधर जाएगी, सुई का डिफ्लेक्शन हो रहा है, नीडल डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब वर्क हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वहां पर पास हो रही है। और अगर हम कहते हैं कि वोल्ट मीटर है, तो वोल्ट मीटर भी दिखाएगा कि देखो, घर में हमने सुना है ना, आपने कहीं पर देखा होगा, बड़े बड़े जो खंबे वगैरह लगे होते हैं, पोल लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, वहां पे लिखा होता है डेंजर 11,000 वोल्ट्स, 11,000 वोल्टेज है वहां पर। तो बेटा इलेक्ट्रिसिटी जब तक ट्रैवल नहीं करती जब तक वहां वोल्टेज नहीं होती, समझ रहे मेरी बात? जहां वोल्टेज है वहीं इलेक्ट्रिसिटी आप ट्रैवल करा सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको जो करंट लगता है वो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, आपको वोल्टेज की वजह से लगता है। वोल्टेज है तो मतलब वहां इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी है तो अगर आपने छू लिया उसको किसी तरीके से, किसी गलत तरीके से, तो डेफिनेटली हमें करंट लगेगा ही लगेगा। समझ आई बात? तो वोल्टेज क्या है, सॉरी वोल्ट मीटर क्या है? तो वोल्टेज नाप के दे दे वो वोल्ट मीटर है, और जो करंट नाप के दे दे उसको हम बोलते हैं एमीटर। और एक स्विच लगा होगा भाई। स्विच क्यों लगा होगा? हमें सर्किट को कभी क्लोज करना है, कभी ओपन करना है, मतलब सर्किट स्विच ऑन करना है, बंद करना है, चलाना है, उसके लिए एक स्विच लगा होगा। ये जो पार्ट मैंने आपको बताया, क्या पार्ट बताया? 2 डब्बे, 2 हाफ सेल, दोनों में रॉड है, इलेक्ट्रोड्स हैं, अंदर इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा उनके अंदर, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रोड को मैंने कनेक्ट कर रखा होगा, किससे? एक वायर से, कॉपर की वायर से। एक स्विच लगा होगा, वहीं पर बटन लगा होगा, और साथ ही साथ एम मीटर या वोल्ट मीटर लगेगा। ये जो पूरा मैंने आपको बना के दिया अभी तक, ये सारा का सारा एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सटर्नल सर्किट कहलाता है। मेरे हिसाब से समझ में आ गई बात? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, बाहरी सर्किट। तो फिर इसका मतलब इंटरनल भी कुछ है मैम? है, बिल्कुल है। क्या है? The two electrolytes in the two half cells are connected to each other by a salt bridge. कितने इंपॉर्टेंट लगा सको इस लाइन पे लगा लेना। इंटरनल सर्किट का मतलब क्या है? ये जो 2 डब्बे आपने बनाए हैं, इनके अंदर आपने इलेक्ट्रोलाइट भरा था, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा था, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम एक ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे, हम एक ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। उस ब्रिज को सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। उस ब्रिज को क्या बोलते हैं? सॉल्ट ब्रिज होते हैं। एक ट्यूब होती है बेटा ये, ठीक है। एक क्या होती है? ट्यूब होती है ये, यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब होती है ये, यूट्यूब वो वाला यूट्यूब नहीं जिसपे आप हमें देख रहे हो इस टाइम, ये वो यूट्यूब जो हॉर्स शू देखा ना, एक ऐसा मुड़ी हुई ट्यूब आप लगा लो ऐसे, तो ट्यूब होगी, ट्यूब के अंदर जगह होगी, ऑब्वियस सी बात है, उस जगह में कुछ भर देते हैं हम लोग,
ठीक है, कुछ क्या कर देते हैं, भर देते हैं, और उस भरे हुए ट्यूब को हम दोनों दोनों हाफ सेल्स के अंदर डिप कर देते हैं। तो यहाँ पर डिप हो रखा है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को छू रहा होगा वो, ऐसे यहाँ डिप हो रखा है तो यहाँ के इलेक्ट्रोलाइट को छू रहा होगा वो। दोनों जगह को इसकी तरह को हम डिप करके सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते, दोनों इलेक्ट्रोलाइट आपस में कनेक्ट है विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड कैसे कनेक्ट थे आपके, विद द हेल्प ऑफ वायर। दोनों इलेक्ट्रोलाइट जो अंदर आपने सॉल्यूशन भरा है वो कैसे कनेक्ट है, विद द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। और इस सर्किट को बोलते हैं हम इंटरनल सर्किट। बात समझ में आ गई, दो सर्किट बन गए, एक एक्सटर्नल बन गया और एक इंटरनल बन गया। ठीक है, अब इस सॉल्ट ब्रिज को थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे, अभी शुरुआत है चैप्टर की, तो क्योंकि बहुत सारी टर्म्स ऐसी आ रही हैं जो कि बहुत न्यू है आपके लिए, एकदम नया, बिल्कुल फ्रेश माल है ना, अभी अभी मार्केट में आपके लिए आया है, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अभी जैसे जैसे टर्म्स खत्म हो जाएंगे फिर तो फिर फटाफट फटाफट हमको बस पता है सॉल्ट ब्रिज यूज किया, ये यूज किया, वो किया। अभी तो मुझे हर चीज का आपको डिटेल समझानी पड़ रही है, और इस डिटेल को मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस डिटेल को आप खुद लिखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या बताया था मैम ने, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, ये किस सेल में क्या काम हो रहा है, ये क्वेश्चंस अपने आप से पूछिए, अपने साथी से पूछिए, उससे पूछवाइए, है ना। इसे बोलते हैं पीयर लर्निंग। अपने ग्रुप के साथ बैठ करके भी आप ये काम कर सकते हो। ग्रुप में बैठ करके हम लोग गप्पे मारते हैं, गप्पे ना मार करके हम क्या करें, गॉसिपिंग ना करके हम क्या करें, भाई तुम मुझसे आज के लेक्चर के 4 सवाल पूछो, देखूं मैं कितने बता पाता हूँ। अपने आप अब जितना टारगेट के अंदर रहोगे उतना आपको चीज़ें आपसे कनेक्ट रहेंगे, और जितना आप कनेक्ट रहोगे आप अपने टारगेट के उतने ही पास रहोगे, हमेशा आप उसको अपने पास फील करोगे। ठीक है, चलिए सॉल्ट ब्रिज को समझते हैं बेटा। ये सॉल्ट ब्रिज बहुत अच्छी कहानी है, उस पर तो क्वेश्चन आता ही आता है। सॉल्ट ब्रिज में आपका एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, है, बिल्कुल हाँ, एक इलेक्ट्रोलाइट तो अब मैम आपने यहाँ भरा था, बिल्कुल भरा था, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी भर दिया, बिल्कुल भर दिया जी। इस यू ट्यूब में, इस इन्वर्टेड यू ट्यूब में भी क्या भरा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, लेकिन इसके साथ एक वर्ड लगा दिया मैंने, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट, इनर्ट वर्ड हमने कहीं सुना है क्या, बिल्कुल सुना है, कहाँ सुना है, नोबल गैसेस, है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनॉन, रेडॉन, सब आपकी नोबल गैसेस होती हैं, और इनको हम लोग कहीं ना कहीं इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं। तो इनर्ट का मतलब क्या होता है गाइज, इनर्ट का मतलब होता है जो किसी चीज के साथ रिएक्ट ना करे, दैट इज कॉल्ड एज इनर्ट। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट आप भरोगे ये इनर्ट है, मतलब सेल के अंदर रिएक्शन चल तो रही होगी लेकिन उस रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये खुद कोई रिएक्शन नहीं दिखाएगा जा करके, इसीलिए यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा है वो इनर्ट है। लेकिन जो इन डब्बों के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भरा था वो इनर्ट नहीं थे, वो रिएक्टिव हैं, क्या वो रिएक्शन करवाएंगे, उन्हीं से तो रिएक्शन चलेगी, उन्हीं से तो हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, समझ आती है बात, उन्हीं से तो हम रिएक्शन बनाएंगे, उसी से तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। लेकिन यहाँ जो भरा हुआ इलेक्ट्रोलाइट होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा, वो उसका कुछ और काम है। अभी क्या काम है, रिएक्शन तो नहीं करने वाला, इसीलिए इनर्ट है। कौन कौन से भर सकते हो, NaCl, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, एटसेट्रा एटसेट्रा इन एगर एगर। एगर एगर क्या है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जेली लाइक सब्सटेंस होता है। और इस जेली, जैसे आपने एलोवेरा जेल देखा है, कुछ कुछ ऐसे ही लगा लो, इस जेली लाइक सब्सटेंस में आप इन सॉल्ट्स को मिक्स करते हो, बढ़िया से मिक्स करते हो, और उस जेली लाइक सब्सटेंस को अपने ट्यूब में फिल कर देते हो, है ना। अब इन सॉल्ट को मिक्स करने के लिए एक जगह चाहिए थी, एक कुछ सब्सटेंस चाहिए था जिनके साथ ये मिक्स हो सके, और मिक्स होने के बाद आप क्या करोगे, आप इनको उस ट्यूब के अंदर फिल करोगे। वो जो ट्यूब में फिल करोगे उसके लिए हम अगर अगर नाम के एक सब्सटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक क्या है, ये जस्ट एक आप समझ सकते हो जेली लाइक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है, जिसके साथ आप का एक मिश्रण बनाते हो और ट्यूब के अंदर मिक्स कर देते हो। देखो मैंने इनर्ट को भी आपको समझा रखा है, दैट डू नॉट रिएक्ट विद इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोड ऑफ ईदर ऑफ द टू हाफ सेल्स, ना इस हाफ सेल के साथ ना इस हाफ सेल के साथ, किसी भी सेल के हाफ सेल के साथ, किसी भी हाफ सेल के साथ इस इलेक्ट्रोलाइट की, कौन से इलेक्ट्रोलाइट की, जो सॉल्ट ब्रिज में भरा हुआ है, ना इस हाफ सेल के साथ रिएक्शन है ना इस हाफ सेल के साथ रिएक्शन है,
ईदर ऑफ द टू हाफ सेल्स, इट विल नॉट रिएक्ट। क्लियर है इतनी बातें सभी को? पक्का है ना? तो मेरे हिसाब से सॉल्ट ब्रिज इतना समझ में आया कि सॉल्ट ब्रिज होता क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज की, कंस्ट्रक्शन क्या है सॉल्ट ब्रिज की आपको समझ में आ जाती है ना? अभी तक हमने क्या देखा? हमने एक गैल्वेनिक सेल देखा है, एक वोल्टेक सेल देखा है जिसमें दो डब्बे हैं, दो हाफ सेल्स हैं। डब्बा मत बोलिएगा, मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ। दो हाफ सेल्स है, दो वेसल्स है। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन चलेगा, एक हाफ सेल में रिडक्शन चलेगा। जिस हाफ सेल में ऑक्सीडेशन चलेगा उसको आप बोलोगे ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन चलेगा उसको आप बोलोगे रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है? दोनों हाफ सेल में होगा क्या? उस वेसल के अंदर दो रॉड्स होंगी, दोनों हाफ सेल में अपनी अपनी एक रॉड है, मेटल की रॉड है, और उस मेटल की रॉड को हमने एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, दोनों रॉड्स को हमने वायर के थ्रू, स्विच के थ्रू, एमीटर वोल्ट मीटर के थ्रू कनेक्ट किया। इसको हमने क्या बोला? इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट बोला। अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो सॉल्यूशन भरे हैं, उनको आपस में कनेक्ट किया है हमने एक नई चीज के साथ जिसको हमने बोला सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज एक यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है, उल्टी रखी हुई यू ट्यूब है। इस यू ट्यूब में हमने एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया है, जैसे कि वो ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, और इनको भरने के लिए हमने जेली लाइक सब्सटेंस का यूज किया जिसको हमने बोला है अगर अगर। केमिस्ट्री का ही सब्सटेंस है ये। इनर्ट का मतलब है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं करेंगे जाकर के, बस अपना कुछ योगदान देंगे। वो योगदान क्या होगा, कैसे होगा, अभी थोड़ी देर दीजिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है? दो पेज आपको समझ में आते हैं अच्छे से? ठीक है, पहले पेज में हमने ये देखा, दूसरे पेज में आपको ये सब चीजें समझाई मैंने, तीसरे पेज में मैंने आपको इसका ओवरव्यू दिया, आपकी बॉडी में सिग्नल्स कैसे ट्रैवल कर रहे हैं वो दिए, और फिर मैंने आपका सेकंड पेज आपका फिनिश कर दिया है। ठीक है जी? मतलब आगे चलते हैं हम, चलिए। ये इलेक्ट्रोलाइट वगैरह समझा दिया था मैंने आपको, इसको क्लियर एक बार। चलिए चलते हैं आगे, नेक्स्ट पेज। अब एक स्पेशल नाम आया आपके सामने, बड़ा सुंदर सा नाम। क्या है? नाम है आपका डैनियल सेल। हम लोग अपने ऑरेंज कलर से दिखा रहे हैं, डैनियल सेल। कहोगे मैम कितने तरह के सेल हैं? बेटा ये आपका वही वोल्टेक सेल ही है, लेकिन जिस बंदे ने इस पे काम किया था उनके नाम पे हमने थोड़ा सा इनको क्या दे दिया, क्रेडिट दे दिया, इतना तो बनता है भाई। तो मिस्टर डैनियल ने एक गैल्वेनिक सेल जो बनाया, ये वोल्टेक सेल ही है, लेकिन जिसने बनाया उसके नाम पे नाम रख दिया ये डैनियल सेल। तो डैनियल सेल इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनिक सेल। अगर गैल्वेनिक है तो आगे की स्टेटमेंट मुझे करवाने की जरूरत नहीं है, पहले तो मैं इसको थोड़ा सा वो करूं भाई, एनलार्ज करूं। डैनियल सेल क्या है आपका? डैनियल सेल एक टाइप का गैल्वेनिक सेल है, वोल्टेक सेल है, जिसका काम क्या होता है? दैट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू अ रेडॉक्स रिएक्शन। मेरे ख्याल से ये हम लोग 10वीं बार ये लाइन पढ़ रहे होंगे। गैल्वेनिक सेल है। डैनियल सेल क्या है? गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? वो जी मैम वही होता है, वही होता है। क्या होता है? वही होता है। वही मतलब जो केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर देता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद द हेल्प ऑफ अ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। है ना? याद आ गया सब कुछ? क्या लिखा है मैंने आपको? अगर स्विच ऑफ होगा, जो स्विच ऑफ तुमने स्विच लगाया था ना वहां पर, अगर ये स्विच ऑफ होता है तो सेल आपका वर्क नहीं करेगा, सेल बंद होगा। सेल बंद होगा मतलब आपको वोल्ट मीटर एम मीटर में किसी तरह की सुई में डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा, नो डिफ्लेक्शन इन द वोल्ट मीटर। ठीक है? और वहीं अगर आपका स्विच मैं ऑन कर दूं, जो बटन मैंने लगा रखा होगा उसको मैं ऑन कर दूं, तो डेफिनेटली सेल स्टार्ट करेगा वर्किंग, और वर्किंग स्टार्ट होगी तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वोल्ट मीटर में आपको कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन दिखाई देगी। और वो वोल्ट मीटर या एम मीटर में जो डिफ्लेक्शन होती है ना, वो यही दिखाती है कि आपका सेल जो है स्टार्ट कर चुका है काम करना। और अगर सेल स्टार्ट कर चुका है काम करना, तो मतलब वहां पर कहीं ना कहीं जो हमारा मेन मुद्दा है, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहते हैं, वो बननी शुरू हो गई है, वो बननी शुरू हो गई है। ठीक है जी? टेढ़ा हो गया है, कर देते हैं।
हो गया सीधा, ठीक है जी। चलें आगे, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब अपनी एनसीईआरटी जरूर रखें आप अपने पास, वो दिखाएगी आपको इसका डायग्राम, ठीक है। क्योंकि ये स्पेस मैंने छोड़ा है, नोट्स आपके पास आ चुकी है, इस स्पेस में आप खुद बनाओगे अपने लिए डायग्राम, और मैं आपके सामने देखो उसी चीज को सिर्फ करके दिखा रही हूं, ठीक है। क्या होगा अपने एनसीईआरटी में, देखते चलना, डायग्राम आपको दिखेगा डैनियल सेल का, क्या दिखेगा, कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या क्या है इस सेल में। इस सेल में है एक जिंक की रॉड, जो कि डिप है जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, यही तो कर रहे थे हम लोग। एक रॉड ले रहे थे जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड बोल रहे थे, एक मेटल की रॉड। ये जो मेटल की रॉड है बेटा, यही तो अपना एक इलेक्ट्रोड है। एक तरफ में एक इलेक्ट्रोड दिखा मुझे, बिल्कुल दिखा, साथ में एक सॉल्यूशन में वो डिप होनी चाहिए थी। उस सॉल्यूशन को हम लोगों ने क्या बोला था, उसी को तो हमने इलेक्ट्रोलाइट बोला था, ठीक है जी। मिल गया मैम, एक चीज तो मिल गई हमें, क्या मिल गया, एक डब्बा होगा, फिर से उस डब्बे में जिंक की रॉड होगी जी, बिल्कुल होगी जी, अंदर उसको हमने डिप कर रखा है एक सॉल्यूशन में। अब वो सॉल्यूशन किस चीज का है जी, वो भी पता होना चाहिए। सॉल्यूशन है स्पेशली जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, जो डैनियल साहब ने किया था, ठीक है। थोड़ा लाइट हो गया ये कलर, डार्क कलर ले लेते हैं। जिंक सल्फेट का ये सॉल्यूशन है, और ये जो रॉड है आपकी, ये कौन से मेटल की बनी हुई है, जिंक मेटल की बनी हुई है। कौन से मेटल की बनी हुई है, जिंक मेटल की बनी हुई है। बात समझ में आती है इतनी, ठीक है, ओके। अब क्या कहता है, दूसरा डब्बा भी है, एक और डब्बा है, एक और रॉड है। उस रॉड में, उस डब्बे में क्या दिख रहा है, अब की बार है कॉपर की रॉड। कौन सी रॉड है, कॉपर की रॉड है। तो उसको भी एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में डालना है, बिल्कुल डालना है। उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो कौन सा सॉल्यूशन है, TuSO4 का सॉल्यूशन, बोले तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। मतलब मेरा दूसरा डब्बा भी तैयार है, एक रॉड लगी हुई है, और ये रॉड है स्पेशल कॉपर की, और जो सॉल्यूशन भर रखा है, जो इलेक्ट्रोलाइट हमने यहाँ भर रखा है, वो कॉपर सल्फेट का है। इसका सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। डैनियल सेल, अच्छा मैम डैनियल सेल बता रहे हो, डैनियल सेल एक वोल्टेक सेल होता है, यानी गैल्वेनिक सेल होता है। अच्छा मैम वोल्टेक सेल होता है तो इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। करने के लिए हमारे पास एक सेल दिखता कैसा है जी, तो वो कंस्ट्रक्शन होती है। एक दिमाग में डब्बा आएगा, उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन भरा होगा और जिंक की रॉड लगी होगी। दूसरा वेसल जो होगा उसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फिल होगा, उसमें कॉपर की रॉड लगी होगी। अच्छा जी, मैम ने बताया था कि इनको हमने आपस में ज्वाइन कर रखा होगा, बिल्कुल कर रखा होगा। बोथ द सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ अ सॉल्ट ब्रिज, है ना। इन दोनों को भी कनेक्ट करना है, और इन दोनों को भी, अंदर के सॉल्यूशंस को भी कनेक्ट करना है। और सॉल्यूशन को कनेक्ट करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई। पहले मैंने आपको जनरली समझा दिया था कि एक जनरल वोल्टेक सेल या जनरल केमिकल आपका गैल्वेनिक सेल दिखता कैसा है। अब उसमें स्पेशली जो डैनियल साहब ने जो यूज किया था, जिंक की रॉड को जिंक सल्फेट में, कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट में, उसके अकॉर्डिंग डैनियल सेल कैसा दिखता है, हमारे दिमाग में इमेजिनेशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब देखो ये सेल वर्क कैसे करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि हमें सेल की ही तो वर्किंग समझनी है सारी। ये सेल वर्क कैसे करता है, बिल्कुल समझाओ मैम, क्या करता है। देखो आप इसको छोड़ो, पहले मेरे सामने आओ। आपने पढ़ा कि एक डब्बा जो होता है उस पर हम ऑक्सीडेशन कराएंगे, किसी एक डब्बे पे क्या कराएंगे हम, ऑक्सीडेशन कराएंगे, बिल्कुल कराएंगे जी। एनोड होगा, एक हिस्से को हम क्या बोलेंगे, एक हाफ सेल को हम बोलेंगे एनोड, और एनोड है तो वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ठीक है जी। ऑक्सीडेशन क्या होता है, तुरंत रिवाइड होना चाहिए कि भाई ऑक्सीडेशन तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। मतलब एक हाफ सेल, एक डब्बा ऐसा होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन का लॉस देखेंगे। कहाँ होगा वो रोड, वो होगा वो जिंक वाला। ये जिंक की रॉड आपने लगा रखी है और भर रखा है कौन सा सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है जी। और ये रॉड कौन सी है, रॉड है। रॉड कौन सी है भाई, जिंक की रॉड है, ठीक है मैम, आ गया समझ में इतना। अब काम कैसे हो रहा होगा वो सुनो। इसको मैं बोल रही हूँ ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। कौन सा सेल है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, यानी यहां पर चल रहा होगा ऑक्सीडेशन, बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चल रहा होगा। कौन कर रहा है, ये बेटा जो जिंक की रॉड है ना, ये जो रॉड, ये जिंक के एटम्स होंगे कि नहीं होंगे, रॉड जो है जिंक से ही बना होगा, जिंक के एटम से बना होगा। ये जिंक के जो एटम्स है, यानी जो सॉलिड है ये अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर,
है जी। मैम लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैम लॉस हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है जी, दिख रहा है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस करती है तो उसके ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव का। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक ऑक्सीडाइज हो रहा है मतलब जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है ऑक्सीडेशन के थ्रू। जहां ये काम हो रहा होगा उसको मैं एनोड बोलूंगी। जहां ये काम हो रहा होगा उसको मैं क्या बोलूंगी? एनोड बोलूंगी। तो देखो यहाँ पर हुआ क्या, जिंक की जो रॉड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है, मतलब जिंक +2 में कन्वर्ट हो रही है। तो जिंक +2 कहाँ रहेगा? जिंक +2 उतर के आ जाएगा सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन पहले से किसका है? जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट है मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट तो जी मैम अपने आयंस में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल करता है, मतलब जिंक सल्फेट कुछ ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा, Zn2+ एंड SO4 नेगेटिव की फॉर्म। मानते हो इस चीज को? ठीक है। जिंक सल्फेट खुद ऐसे एग्जिस्ट कर रहा होगा क्योंकि ये तो एक इलेक्ट्रोलाइट है, और अभी अभी मैम ने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूशन फॉर्म में आने के बाद या मोल्टन फॉर्म में आने के बाद अपने अपने आयंस में मतलब ये कुछ इस तरह से एग्जिस्ट कर रहा होगा। और ऊपर से रॉड ने भी अपने अंदर से क्या छोड़ दिए? रॉड भी किस में कन्वर्ट हो गई? जिंक +2 में। और वो जो +2 है वो उतर के कहाँ आ गया? सॉल्यूशन में आ गया। देख रहे हो, ये एरो में लगा रही हूँ, मतलब रॉड जो है, रॉड से जिंक +2 उतर के कहाँ आ रहा है? सॉल्यूशन में आ रहा है। ठीक है जी। रॉड में जिंक एटम्स थे, अब वो सॉल्यूशन में उतर के आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे तुमने स्विच ऑन किया है वैसे ये काम स्टार्ट हो गया। एक हाफ सेल में ये काम स्टार्ट हो चुका है। ठीक है जी, ओके। अभी मैं देखो इसको अलग से ब्लैक बोर्ड पे बता दूंगी, अभी जो लिखा है उसके थ्रू समझा रही हूँ। ठीक है। अच्छा मैम, तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए मैम? वो इलेक्ट्रॉन भी कहीं जा रहे हैं। अभी देखो कहाँ जा रहे हैं। तार लगाई थी तुमने कि नहीं लगाई थी? तार लगा के दूसरे सेल तक पहुंचे थे कि नहीं पहुंचे थे? तो इलेक्ट्रॉन उठ करके वो दूसरे सेल के पास जा रहे हैं। समझ रहे हो? यहाँ क्या हुआ है? एनोड पर क्या हुआ है? ध्यान देंगे, एनोड पर क्या हुआ है? जिंक की जो रॉड थी वो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के जिंक +2 में कन्वर्ट हो गए। ये जिंक +2 उतर के कहाँ आ गया? आ गया इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में आ गया। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए हैं मैम? वो 2 इलेक्ट्रॉन तारों के थ्रू, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होती है? वायर्स चाहिए होती हैं। हमने लगाई थी वो वायर्स, उन वायर्स के थ्रू ट्रेवल करके वो दूसरे हाफ सेल के पास जा रहे हैं। दूसरा डब्बा भी तो बचा है कि नहीं बचा? अभी तो दूसरे डब्बे के पास जा रहे हैं। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है, चले गए। आप क्या देखोगे, आप थोड़ी देर में देखोगे कि अगर जिंक की रॉड इस तरह से कन्वर्ट हो रही है तो क्या आपको दिखेगा ना कि जिंक की जो रॉड है वो धीरे धीरे कमजोर हो रही है, उसके एटम्स तो झड़ते चले जा रहे हैं क्योंकि वो तो सॉल्यूशन में घुल रहा है जा करके। तो जिंक लॉस इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगोज ऑक्सीडेशन। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है तो मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है जी। तो वी ऑब्जर्व डिप्लीशन ऑफ जिंक रॉड। इसका मतलब जिंक रॉड धीरे धीरे क्या हो रही है? डिप्लीट, मतलब खत्म हो रही है। तो धीरे धीरे आपको जो रॉड है ना, जो पहले भली चंगी थी, अब धीरे धीरे क्या हो जाएगी? वो उसके अंदर कुछ कुछ चेंजेस आने लग जाएंगे। कुछ क्या आने लग जाएंगे? चेंजेस आने लग जाएंगे। यहाँ से खत्म होने लग जाएगी धीरे धीरे, है ना? पहले बिल्कुल सीधी थी, अब थोड़ी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होने लग जाएगी क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म हो रही है। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आती है सभी को? ठीक है। जिंक रॉड का चल रहा है डिप्लीशन। जिंक रॉड का क्या चल रहा है? डिप्लीशन चल रहा है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दूसरे हाफ सेल में क्या हो रहा है? दूसरे हाफ सेल में, दूसरे हाफ सेल में है अपने कॉपर की रॉड। याद आया? एक डब्बा है उसमें कॉपर की रॉड लगी हुई है और ये आगे उधर उधर वाले से कनेक्टेड है। उधर वाले से क्या है? कनेक्टेड है। अरे ये तो इस पे भी चल रहा है, बढ़िया। तो जिंक रॉड इस पे कनेक्टेड, मतलब सामने वाला जो दूसरा वाला सेल है वहां से कनेक्ट होकर के ये तार आ रखी है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे हैं, यहाँ सेल में घुसते जा रहे हैं। जिंक +2 आयंस पहले से भी मौजूद थे, जिंक +2 SO4 नेगेटिव, मतलब इनकी मात्रा यहाँ बढ़ती चली जाएगी। होगा कि नहीं होगा? अब दूसरी तरफ कौन सी रॉड लगी हुई है बेटा? कॉपर की रॉड लगी हुई है। और कौन से सॉल्यूशन में डिप करके बैठे हैं हम लोग? कॉपर सल्फेट में। मैम ये सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। सॉल्यूशन है तो ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा। कॉपर +2 SO4 कहाँ? ये सॉल्यूशन के अंदर, है ना? सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है। समझ में आती है बात? अच्छा, अब ये कॉपर की रॉड है, मतलब ये कॉपर के एटम्स हैं। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ ये है कैथोड, मतलब यहाँ चल रहा है मैम रिडक्शन। क्या चल रहा है यहाँ पर?
रिडक्शन चल रहा है। रिडक्शन क्या होता है? हाँ मैम, ये होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होता है? ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है जी। तो ये जो कॉपर के एटम्स हैं, सॉरी एटम्स नहीं, दोबारा देखना, इसको मिटाऊं थोड़ा सा मैं। अब सुनना ध्यान से, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन चल के आ रहे थे, चल के आ रहे थे, चल के आ रहे थे, यहाँ पहुंचे, यहाँ तक आए रॉड के थ्रू। बताया था ना रॉड का काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल कराना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर तक भी आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई होना भी तो चाहिए। इलेक्ट्रॉन वही तो लेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। मानते हो इस चीज को? इलेक्ट्रॉन की कमी किसके पास होगी? जरा देखना कि इस सॉल्यूशन में कोई तो ऐसा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन है वो? कौन है वो? वो है ये, देखो अलग से लिख रही हूँ मैं। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन, वो तुमको पता चल गया कि मैम ये कॉपर +2 और SO4 माइनस की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। माइनस वालों के पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्लस वालों के पास कमी होती है। कमी होती है, बिल्कुल होती है मैम, होती है तो करवा देते हैं इसके साथ इलेक्ट्रॉन का गेन। बाहर से चल के आए वो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ट्रेवल करके आ रहे हैं, सॉल्यूशन के अंदर तक गए, अंदर गए तो उनको मिल गया कॉपर +2। कॉपर +2 ने जैसे ही इलेक्ट्रॉन को देखा, दोनों आपस में ज्वाइन हो गए, है ना। 2+ का था तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 2 पॉजिटिव वाले, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे, वो एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अब खुद बताओ, खुद बताओ होगा क्या अगर कॉपर +2 को तुम 2 इलेक्ट्रॉन दे दो? ये चार्ज खत्म हो गया कि नहीं हो गया? कॉपर जो है, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ये कॉपर का आयन है और कॉपर का आयन किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो गया। कॉपर के एटम में कन्वर्ट हो गया। मानते हैं इस बात को? ठीक है। अगर एटम में कन्वर्ट हो गया तो मैम ये रॉड भी तो एटम की बनी हुई थी। हाँ जी, बनी हुई थी। तो अब क्या देखोगे आप, यहाँ जो +2 आयंस थे ये तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, और कॉपर में कन्वर्ट हो रहे तो उस रॉड पे चिपकते चले जाएंगे, इस रॉड पे चिपकते चले जाएंगे, है ना। जिंक वाले केस में हमने क्या देखा? जिंक की रॉड खत्म होती जा रही थी, और इसमें क्या होगा, जो कॉपर सोल्यूशन में मौजूद था वो कॉपर एटम में कन्वर्ट होके कॉपर की रॉड पे चिपकना शुरू हो जाएगा। मतलब रॉड मोटी होती चली जाएगी कॉपर की। देखो, कॉपर गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स का एंड अंडरगोज रिडक्शन। हाँ जी, कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मतलब रिडक्शन चल रहा है। तो वी ऑब्जर्व डिपोजिशन ऑफ कॉपर रॉड। तो हम लोग क्या देखेंगे? कॉपर रॉड पर डिपोजिशन। कॉपर रॉड मोटी होती, जिंक रॉड पतली होती जाएगी, कॉपर रॉड मोटी होती। ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या चल रही है? अच्छा, एक एक लाइन ये पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो चल रहा है कहाँ से? जिंक से कॉपर की तरफ। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ चल रहा है? जिंक से कॉपर की तरफ चल रहा है। और ये फ्लो कौन करवा के लाए? वो बाहर से जो आपने तार कनेक्ट करी थी, जिसको हम लोगों ने एक्सटर्नल सर्किट बोला था, ये सब उसका कमाल है। ठीक है, ये सब उसका कमाल है। अब तुम मेरे साथ इन सब चीज़ों को हम लिखेंगे एक जगह पर। क्या करा हम लोगों ने? एक डब्बा ये बनाया था, एक डब्बा ये बनाया था, इसमें हम लोगों ने जिंक रॉड लगाई थी, जिंक की रॉड लगाई थी, सॉल्यूशन फिल किया था मैंने कौन सा? जिंक सल्फेट का। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन बोलते ही ये +2, जिंक +2 SO4 -2 में एग्जिस्ट करेगा। दूसरी रॉड थी आपकी, कॉपर की रॉड थी, कॉपर की रॉड थी आपकी। ये कॉपर की रॉड को मैंने डिप किया हुआ है, कौन से? मैंने नहीं, डैनियल साहब ने किया हुआ है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन बोलते ही मतलब मैम ये कॉपर +2 होगा और ये SO4 -2। इन दोनों को हम लोगों ने बाहर से कनेक्ट किया हुआ है विद द ऑफ वायर। ठीक है, 20 वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और हमने लगाया हुआ है। और आप चाहो तो बल्ब भी लगा, ताकि पता चले कि बनी कि नहीं। अगर ये जल गया तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनी है, अगर ये नहीं जला तो इलेक्ट्रिसिटी। अब हो क्या रहा है? इस वाले इधर लेफ्ट वाले सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एनोड हाफ सेल है। एनोड हाफ सेल है। एनोड हाफ सेल का मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन हाफ सेल है। क्यों? कि मैम ने बताया था कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। ये जो राइट वाला है बेटा, ये आपका कौन सा सेल है? ये आपका कैथोड हाफ सेल है। कैथोड हाफ सेल है। क्यों है? क्योंकि मैम ने बताया था कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन होता है। क्या सच में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, हम लोग करके देख लेंगे। एनोड पर क्या चल रहा है? जिंक की जो रॉड है बेटा, कहाँ से आया? ये रॉड से आया। ये तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है
और जिंक +2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जिंक +2 उतर के कहाँ चला आता है, ये उतर के सॉल्यूशन में आ जाता है, यानी जिंक +2 आपका सॉल्यूशन में आ गया बाहर से, यानी कि रॉड धीरे धीरे पतली हो रही है आपकी। ये इलेक्ट्रॉन उठ के मैडम कहाँ चले गए, इलेक्ट्रॉन उठ कर जी इस हाफ सेल से उस हाफ सेल में गए जहां पर इसको लेने के लिए कोई बैठा होगा। कौन बैठा होगा वो देख लेते। हमने देखा कि कॉपर तो खुद एक एटम है, तो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना लॉस करेगा, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर जो है कॉपर +2 भी है और SO4 -2 भी। यहाँ पर कॉपर +2 जो है आपका वो इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, गेन। ये सर्कल करे वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं और गेन करने के बाद ये कॉपर एटम्स में कन्वर्ट होंगे। किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर एटम में, मतलब ये रॉड में ऐड होता चला जाएगा, रॉड पे ऐड होता जाएगा। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, एक्स्ट्रा एटम्स मिले कॉपर के, जैसे ये रॉड धीरे धीरे हेल्दी होती जाएगी, थिकर होती जाएगी। बोलो बात समझ में आती है इतनी, ठीक है। अब ओवरऑल रिएक्शन हुई क्या है बेटा, दोनों रिएक्शन को जरा प्लस करो तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट में प्लस करो, राइट हैंड साइड को राइट में प्लस करो, देखो क्या बन के आता है। इधर है जिंक S प्लस कॉपर का 2 आयंस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक +2 में, +2 इलेक्ट्रॉन्स प्लस कॉपर, हो गया इतना। अब आपको दिखाई दे रहा है दोनों साइड जो है आपकी, दोनों साइड जो है आपके क्या है, क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉमन है, हटा दीजिए, क्या बन जाती है फाइनल, क्या बन जाता है फाइनल, फाइनल ये बन जाता है मैम, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस, जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है और कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप खुद देखो बेटा जी, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ है और कॉपर का रिडक्शन हुआ है, यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों रिएक्शन चल रही हैं, मतलब एक रिडॉक्स रिएक्शन। कैसी रिएक्शन चल रही है, रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है। ये है डैनियल सेल का फाइनल रिएक्शन, ठीक है। जिंक इज डिप्लीटिंग वाइल कॉपर जो है वो गेन कर रही है वेट को, ठीक है। जिंक डिप्लीट हो रही है लेकिन कॉपर क्या कर रही है, वेट को गेन कर रही है। ओवरऑल रिएक्शन आपके सामने मैंने लिख दिया है, ये वाली आ गया समझ में। अब क्या कहता है कि, अब क्या कहता है जरा सा इसको भी देख लेते हैं फटाफट, देन फिनिश करते हैं इस चीज को। हाँ, क्या कहता है ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम आपका खत्म हो रहा है, टाइम जैसे जैसे प्रोसीड कर रहा है, आपको दिखाई देगा जो एनोड है, एनोड कौन था, जिंक वाली रॉड, वो थिनर होती जा रही है, पतली होती जा रही है। वहीं कैथोड जो है, कैथोड क्या है, कॉपर वाली रॉड, वो धीरे धीरे थिक होती जा रही है। आ गया समझ में। ये तो हमने इलेक्ट्रोड का सारा काम देख लिया। किसका काम देख लिया, इलेक्ट्रोड का। एक सेकंड बेटा, ओके। अब देखो ये जो सॉल्ट ब्रिज है ये कैसे फंक्शन कर रहा है आपका, फंक्शंस ऑफ, चलो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इसको फिर मैं काम करती हूँ नेक्स्ट क्लास में समझाती हूँ। अभी तक आपको बस क्या क्या समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसके बारे में स्टडी कराती है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम काम किस पर कर रहे हैं, कौन सा एनर्जी कन्वर्जन देख के बाद कौन से सेल में किस तरह का एनर्जी कन्वर्जन होता है, क्या नाम होता है, और स्पेशली हमने आज कौन से टाइप का सेल पढ़ा है, उसमें एनोड कौन है, कैथोड कौन है, एनोड पर रिएक्शन क्या हो रही है, कैथोड पर रिएक्शन क्या हो रही है। अब इस रिएक्शन में सिर्फ आपके सॉल्ट ब्रिज बचा है, ये चीज देखो, बाकी सब कुछ मैं आपको समझा चुकी है, सॉल्ट ब्रिज समझाना है बस, और उसके बाद आपका डैनियल सेल क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इतना सिंपल था बिल्कुल, ठीक है। 2 से 3 बार रीड आउट करके देखना, आपके दिमाग में इसकी छवि बन जाएगी, इमेज बन जाएगी बहुत आराम से। ओके जी, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड एनसीईआरटी में कोई भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह मिलता है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी शॉर्ट क्वेश्चंस की, 1 लाइनर क्वेश्चंस की, एंड वो आपको कंप्लीट करके मुझे दे दैट। ओके ओके, चलिए फिनिश करते हैं इसको हम। जय हिंद।